हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध। चार्ल्स कूले का कथन है कि जब हम व्यक्ति और समाज की ओर संकेत करते हैं तब हम एक दूसरे से भिन्न दो तथ्यों पर विचार नहीं करते, बल्कि एक ही तथ्य पर दो दृष्टिकोणों के से विचार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम सामाजिक जीवन को कुछ इकाइयों के दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमारा तात्पर्य व्यक्ति से होता है, और जब हम संपूर्ण सामाजिक जीवन का विचार करते हैं तब हमारा तात्पर्य उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से बनने वाले समाज से होता है। इस प्रकार मौलिक रूप से व्यक्ति तथा समाज में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार हम कक्षा और विद्यार्थियों, सेना और सैनिक तथा परिवार और कर्ता को एक दूसरे से पृथक करके स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और समाज को भी एक दूसरे से पृथक करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने ऐसे अनेक आधार हैं जिनसे व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। एक और समाज का व्यक्ति पर प्रभाव समझने के लिए हम अनेक ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जिनमें समाज के बिना मनुष्य पशुओं के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। दूसरी ओर समाज पर व्यक्ति के प्रभाव को हम इस बात से समझा जा सकता है कि व्यक्ति की संस्कृति का निर्माण करते हैं और यही संस्कृति समाज को व्यवस्थित बनाती है। इस प्रकार निम्नलिखित विवेचन के द्वारा व्यक्ति और समाज के घनिष्ठ संबंध को समझा जा सकता है। नंबर 1, व्यक्ति पर समाज का प्रभाव। मैकाइवर ने 3 आधारों पर स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का वास्तविक जीवन समाज में रहकर ही संभव है। सर्वप्रथम व्यक्ति अपने आत्म के विकास के लिए समाज पर निर्भर है। दूसरे, व्यक्ति के व्यवहार उसकी सामाजिक विरासत के द्वारा निर्धारित होते हैं। और तीसरे, समाज से पृथक रहकर पलने वाले अनेक बच्चे व्यक्ति के जीवन में समाज की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। आत्म का विकास। आत्म का समुचित विकास ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। आत्म का अर्थ है अपने बारे में स्वयं के और दूसरे व्यक्तियों के विचार। यह एक सामान्य सी बात है कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में जो विचार रखते हैं उसी से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में कोई धारणा बनाते हैं। पशुओं में किसी प्रकार का आत्म नहीं होता है और इसलिए वे कभी सामाजिक नहीं बन सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण ही बच्चे की मनोवृत्तियों को दबाकर अथवा उनमें सुधार करके उसे सामाजिक दशाओं के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में बच्चे को बहुत आराम से ही यह बताया जाता है कि उससे किस प्रकार के व्यवहारों की आशा की जाती है। इसके पश्चात बच्चा कैसा व्यवहार करता है इसके आधार पर ही समाज उसे अच्छा या बुरा कहने लगता है। इससे किशोर अपने बारे में जो धारणा बनाता है वही इसका आत्म बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति तथा आत्म उसके अनेक व्यवहारों से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए आरंभ में बच्चा समाज और व्यवहार परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों की आंशिक नकल करने की चेष्टा करता है। कुछ बड़ा होने पर वह गुड़ियों से खेलते समय वही भूमिका निभाने लगता है जिसे वह स्वयं अपने माता पिता अथवा प्रमुख सदस्यों को निभाते हुए देखता है।
इस समय उसमें यह इच्छा पैदा होती है कि वह स्वयं ही महापुरुषों की भूमिका अदा करे, दूसरों के प्रति त्याग या प्रभुत्व प्रदर्शित करे और बच्चों के साथ खेल में स्वयं नायक बने। इसी प्रकार की इच्छाएं बच्चे में आत्म का निर्माण और उसका विकास करती हैं। स्वाभाविक है कि व्यक्ति के इस आत्म का विकास समाज के बाहर किसी एकांकी स्थान पर ही संभव नहीं हो सकता और इस प्रकार व्यक्ति को समाज से पृथक करके एक सामाजिक प्राणी नहीं बनाया जा सकता है। समाज पर व्यक्ति की यह निर्भरता केवल बचपन में ही नहीं होती, बल्कि आयु बढ़ने के साथ उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होते रहने के कारण यह निर्भरता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 2, सामाजिक विरासत पर निर्भरता। समाज व्यक्ति को इस अर्थ में भी प्रभावित करता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी सामाजिक जीवन विरासत अथवा संस्कृति से प्रभावित होता है। सामाजिक विरासत व्यक्ति को यह बताती है कि अतीत में उनके पूर्वजों ने किस प्रकार के व्यवहार किए थे। इसके लिए सहायता से उसमें उचित और अनुचित की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिक विरासत के द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं और नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। सामाजिक विरासत व्यक्ति के बहुत से व्यवहारों पर नियंत्रण ही नहीं लगाती, बल्कि उसके बहुत से कार्यों को सरल भी बनाती है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे सभी विचार, विश्वास, व्यवहार के ढंग, शिक्षा और नैतिकता आदि सामाजिक विरासत के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व के समुचित विकास में समाज का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज के बाहर पले बच्चों के उदाहरण। समाज और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है जो बच्चे अपने आरंभिक जीवन में किसी कारण समाज से पृथक हो गए हैं, उनमें किसी भी सामाजिक विशेषताओं का विकास नहीं हो सका। कुछ उदाहरण से यह कथन पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण कमला का है। कमला और उसके साथ एक दूसरा बच्चा सन 1920 में एक भेड़िए की मांद में मिले थे। छोटे बच्चे की इस खोज के कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई, लेकिन कमला सन 1929 तक जीवित रही। कमला में मनुष्य के समान कोई विशेषताएं नहीं थीं। वह चारों हाथ पैरों से चलती थी, भेड़िए की तरह गुर्राती थी और वस्तु को सूंघकर खाती थी। जब समाज में काफ़ी समय तक उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया गया और उसे विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया, तभी उसके व्यवहारों में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक समाज से बाहर रहकर पलने के कारण वह समाज से पूरी तरह अनुकूल नहीं रह सकी और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा उदाहरण सन 1938 में अमेरिका में मिली एक अवैध लड़की का है। इसका नाम अन्ना रखा गया। व्यक्ति पर समाज का प्रभाव देखने के लिए अन्ना को 5 महीने की आयु से 6 वर्ष की आयु तक एक बंद कमरे में रखा गया। इस अवधि में भोजन देने के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा जाता था। 6 वर्ष की आयु में अन्ना को जब बाहर निकाला गया तो वह ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी और ना ही मनुष्य के समान कोई व्यवहार कर सकती थी। इसके बाद वह एक लंबे समय तक समाज में रहने के बाद उसमें कुछ सामाजिक गुणों का विकास होना आरंभ हुआ। तीसरा उदाहरण रामू का है। इसे सन 1954 में लखनऊ के रेलवे स्टेशन में तीसरी श्रेणी के डिब्बे से पकड़ा गया था। ऐसी संभावना है कि किसी कारण रामू मानव समाज से पृथक हो गया था और इसके फलस्वरूप उसमें कोई भी सामाजिक विशेषताएं उत्पन्न नहीं हो सकीं। वह मनुष्य को देखकर गुर्राता था, हाथों को जमीन पर लेटकर चलता था, पशुओं की तरह भोजन करता था, किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था। रामू लगभग 14 वर्षों तक जीवित रहा। इस अवधि में काफ़ी प्रयत्न करने के बाद उसे मनुष्य की तरह कुछ कार्य करना सिखाया जा सका। इसके पश्चात भी 20 अप्रैल 1968 को अपनी मृत्यु के समय तक एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सका, क्योंकि जीवन के आरंभिक काल में वह समाज से पृथक रह चुका था। इसी तरह का एक उदाहरण सन
1828 में न्यूरोइंस्मन में मिले लड़के कास्पर हॉजर का है, जिसे कुछ राजनीतिक कारणों से सामाजिक संपर्क से बिल्कुल पृथक कर दिया गया था। जिसे समय इसे न्यूरो मृग में रखा गया था, वह ना तो ठीक से चल सकता था और ना ही कोई स्पष्ट भाषा बोल पाता था। इसका मस्तिष्क भी बहुत छोटे बच्चे के समान था, जिसके कारण उसके व्यवहार में विचित्रता थी। 5 वर्ष बाद इस बच्चे की हत्या कर दी गई। उसकी शव परीक्षा से यह भी मालूम हुआ कि उसके मस्तिष्क का विकास भी सामान्य स्तर से बहुत निम्न स्तर का था। यह उदाहरण भी मानव जीवन में सामाजिक संपर्क की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।